एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज डिस्कशन। शुरू करते हैं अपने पहले सवाल के साथ और सबसे पहला सवाल हमारा हमसे क्या कहता है भाई, देखो जरा सा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ सिलेक्टिंग पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट बाय मेंडल। तो अगर हम आंसर नंबर 1 लिखे बेटा तो क्या बेनिफिट्स थे मेंडल को कि भाई उन्होंने पी प्लांट को चूज किया। तो सबसे पहले बेटा पी प्लांट बेनिफिट्स ऑफ चूजिंग पी प्लांट। तो सबसे पहला बेनिफिट है पी इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, करेक्ट। Hence, selfing became easy. Self pollination became easy. It's a bisexual flower that shows bud pollination. Therefore, self pollination became easy. Correct? Yes or no? Okay, very good. फिर अगला पॉइंट क्या है भाई कि जो P है उस पर मेटिंग इट प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिस्ट्रिक्टेड, सो इन डिप्लॉइड सेल्स दे ओनली हैव 14 क्रोमोसोम, लेस कॉम्प्लेक्सिटी, बेटर एन ऑर्गेनिज्म। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, पर मेटिंग प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग एंड दे possess शॉर्ट लाइफ स्पैन। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मेंडल को मदद किए उनके hybridization experiment में as he chose the pea plant and he was the only scientist of his era who got the success in this hybridization concept. Correct. अगला सवाल, क्या डिफरेंस है डोमिनेंस और रेसेसिव में, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड। तो एक एक करके हम सारे डिफरेंसेस को पढ़ेंगे बेटा। आंसर नंबर 2 सबसे पहला है हमारा, what is the difference between dominance and recessive? So dominance is basically a character which is reflected when, according to Mendel, when a gene is present in heterozygous state, one allele which suppresses the effect of another allele is known as dominant allele. So according to Mendel, if a gene is in heterozygous state, then the allele which suppresses the effect of another allele, the allele beta which suppress the effect of another allele is known as dominant allele, and the allele whose effect is getting suppressed, or the allele which never expresses itself in any case, which never ever express itself, is known as recessive allele. For example, if this is a T gene having two alleles, capital T, small t. So this is the recessive one and this is the dominant one. Now second is beta homo and heterozygous. क्या होता है, homo means same. So when both the alleles of the gene are same, when beta both the alleles of the gene are same, like for example this is homozygous, this is also homozygous, but जब दोनों allele different हो, एक dominant हो एक recessive हो, तो उसे heterozygous कहते हैं. So when both the alleles are different, simple as that. hetero मतलब अलग अलग. Example, so heterozygous state, correct. Third is monohybrid and dihybrid. Now you have to state the difference between beta monohybrid. So monohybrid means when you study one character controlled by one gene at a time. So cross prepared by considering or by taking one character at a time. Di means two. So जब हम दो कैरेक्टर को एक साथ स्टडी करते हैं कंट्रोल्ड बाय टू डिफरेंट जीन, तो उसे हम डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं. सो व्हेन टू कैरेक्टर्स आर बेटा स्टडीड टुगेदर, तो इसे हम डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं. गॉट माय पॉइंट एवरीवन? चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. अगला सवाल क्या कहता है भाई, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज हेटेरोजाइगस फॉर 4 लोसाई. कितने गैमीट्स बनेंगे? तो सबसे पहले गैमीट फॉर्मेशन का बेटा तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो गैमीट फॉर्मेशन का क्या फॉर्मूला है? 2 की पावर n, where n is the डिग्री ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी. अब यहाँ पे चारों ही हमारे जीन कैसे हैं, हेटेरोजाइगस स्टेट में प्रेजेंट है, तो मतलब n की वैल्यू 4 हो जाएगी. 2 की पावर 4 मतलब 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 गैमीट्स बनेंगे. मतलब करीब 16 गैमीट हम यहाँ पर बना सकते हैं. क्लियर? यस और नो? गॉट माय पॉइंट एवरीवन? चलो अब मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ. तो अगला सवाल है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस यूजिंग अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. तो बहुत आसान सवाल है भाई, फटाफट से देखो. आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस को बनाना है और वहां पे आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन करना है. तो हम अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस बना रहे हैं तो यहाँ पे मैंने जीन कंसीडर किया है T, दैट इज कंट्रोलिंग द हाइट ऑफ द प्लांट. तो सबसे पहले स्टेप में होता है बेटा चूज द पेरेंट. और पेरेंट हमेशा ही हम क्रॉस जब भी शुरू करेंगे प्योर लाइन पेरेंट के साथ ही करेंगे. चूज द प्योर लाइन पेरेंट. ठीक, तो अब एक तो मेरा हो गया होमोजाइगस डोमिनेंट, फिर हो गया होमोजाइगस रेसेसिव. अब अगले स्टेप में क्रॉसिंग कराएंगे तो पहले गैमीट्स बनाएंगे, तो इससे एक ही टाइप का गैमीट आएगा बिकॉज इट्स होमोजाइगस कंडीशन. फिर गैमीट बनाने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा एंड जाइगोट बनेगा व्हिच विल लेटर डेवलप एज F1 जनरेशन ऑफस्प्रिंग. और यहाँ पर क्या होगा, ऑल ऑफस्प्रिंग विल अपीयर टॉल. क्यों भाई सारे ऑफस्प्रिंग लंबे दिखे? यहाँ पे मोनोहाइब्रिड डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है दैट व्हेन अ जीन इज प्रेजेंट इन हेटेरोजाइगस स्टेट. तो नोट पॉइंट लिख लो यहाँ पे. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, इफ अ जीन इज बेटा प्रेजेंट इन हेटेरोजाइगस स्टेट, अगर कोई भी जीन हेटेरोजाइगस स्टेट में है तो उस केस में क्या होगा, देन वन allele suppresses the effect of another. अब अगले स्टेप में बेटा मेंडल ने क्रॉसिंग करवाई, सॉरी सेल्फिंग करवाई. तो अब सबसे पहले हम गैमीट्स बनाएंगे, यहां से 2 गैमीट आएंगे, राइट. अब पनिट स्क्वायर बनेगा और F2 जनरेशन के हमें ऑफस्प्रिंग्स बेटा देखने को मिलेंगे.
तो यहाँ पे आप देख सकते हो phenotypic ratio of F2 generation comes to be 3:1, whereas genotypic ratio is 1:2:1. तो लॉ ऑफ डोमिनेंस सबसे पहला कहता है that one gene controls one character. तो यहाँ पे आप देख सकते हो T जीन ही है जो बस हाइट को कंट्रोल करता है. फिर उन्होंने बोला था that if a gene is present in heterozygous state, तब एक अलील जरूर हेटेरोडोमिनेंट होगा और दूसरा अलील जरूर रेसेसिव होगा. करेक्ट. फिर उन्होंने बोला था कि कोई भी एक जीन सिर्फ 2 ही अलील से रिप्रेजेंट हो सकता है. तो यहाँ पे जो T जीन है वो 2 ही अलील से रिप्रेजेंट हो रहा है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी. करेक्ट. गॉट माय पॉइंट. चलो भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. डिफाइन एंड डिजाइन अ टेस्ट क्रॉस. तो बेटा टेस्ट क्रॉस क्या होता है? टेस्ट क्रॉस का बेटा मतलब होता है in order to identify the genotype of an unknown offspring, crossing it with homozygous recessive parental type. So in order to know the genotype of unknown offspring, तो हमें unknown offspring का बेटा जीनोटाइप जानना होता है. तो फिर हम क्या करेंगे? We will make a cross it with homozygous recessive type. ठीक है. जैसे मान लो यहां पर जब फिनोटिपिक रेशियो आया होगा, सो इन केस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जब बेटा मेंडल को मोनोहाइब्रिड के F2 जनरेशन के फिनोटिपिक रेशियो में 3:1 दिखा, तो उसको 1 तो भाई डुऑफ प्लांट दिख रहे थे, बट ये जो 75% थे लंबे दिख रहे थे भाई. अब लंबे में 2 जीनोटाइप पॉसिबल है, होमोजाइगस डोमिनेंट या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट. तो इसको जानने के लिए, इन 75 ऑफस्प्रिंग्स का जीनोटाइप जानने के लिए यहां पर बेटा मेंडल ने टेस्ट क्रॉस किया. और क्या किया? ऑल दीस 75 टॉल प्लांट्स वर क्रॉस्ड विद होमोजाइगस रेसेसिव टाइप. तो फिर उन्होंने देखा कि जो 50% हैं वो तो बेटा 1:1 का रेशियो ला रहे हैं, टॉल इज टू डुऑफ, और जो 25 हैं वो प्योर टॉल बन रहे हैं. सो दैट मींस दीस 25 आर होमोजाइगस डोमिनेंट एंड दीस 50 आर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट. तो बेटा हम टेस्ट क्रॉस की मदद से क्या कर सकते हैं? अननोन ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर? चलो अगला सवाल. यूजिंग अ पनेट स्क्वायर वर्क आउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ phenotypic features in the first generation after a cross between a homozygous female and a heterozygous male for a single locus. तो आपको होमोजाइगस मेल, चलो मैं फिर से मान लो T जीन को यूज करती हूँ, तो हमें क्या पेरेंट दिए गए हैं बेटा? पेरेंट में क्या दिया गया है? होमोजाइगस फीमेल 1 लोकस के लिए है, तो मतलब एक ही जीन की बात हो रही है, कहीं ना कहीं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं. और हेटेरोजाइगस मेल है, तो कहीं ना कहीं अगर हम मान लें, क्योंकि यहाँ पे होमोजाइगस फीमेल की 2 कंडीशन है बेटा, आइदर कैन बी होमोजाइगस डोमिनेंट और इट कैन बी होमोजाइगस रेसेसिव. पर क्या देखो कहीं भी क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन है फिनो फर्स्ट फीलियल आफ्टर क्रॉस बिटवीन? नहीं, कुछ भी मेंशन नहीं है, बस हमें F1 जनरेशन का रिजल्ट बताना है. तो हम 2 केस बना सकते हैं. इफ फीमेल इज दिस होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हेटेरोजाइगस में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं भाई. अगर ये सिचुएशन है मेल की, तो सारे के सारे F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग कैसे आएंगे? ये तो बेटा एक ही गैमीट देगा, राइट. पर यहां से हेटेरोजाइगस स्टेट है तो 2 गैमीट आ जाएंगे. सो देयर विल बी अ आंसर फिनोटाइपिक रेशियो ऑल टॉल. ठीक. अगर हम होमोजाइगस ले लेते हैं भाई और फिर इसका क्रॉस कराते हैं फीमेल को और मेल को, तो फिर क्या कंडीशन होगी? देखो भाई, फिर पनेट स्क्वायर बनाओ. फीमेल तो एक ही गैमीट बनाएगी, स्मॉल टी, मेल 2 गैमीट बनाएगा, और यहां आपको रेशियो मिलेगा 50:50% टॉल इज टू डॉग. तो 2 आंसर्स पॉसिबल हैं, पहला और दूसरा, डिपेंडिंग कि भाई तुम्हारी होमोजाइगस फीमेल डोमिनेंट है या रेसेसिव है. क्लियर? आगे समझ में सबको? चलो बहुत बढ़िया. अब आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज when a cross is made between tall plant with yellow seed, तो आप सबसे पहले क्रॉस किसके बीच बना रहे हो? कंडीशन दे रखी है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, टॉल येलो, एंड अ टॉल प्लांट विद ग्रीन सीड. ठीक है. व्हाट प्रोपोर्शंस ऑफ phenotype कैन बी एक्सपेक्टेड इन देयर ऑफस्प्रिंग? तो यहां बेटा देखो 2 की पावर n, दोनों जीन हेटेरोजाइगस स्टेट में है. यहां तो 4 गैमीट बनेंगे, पर यहां पे सिर्फ 2 ही गैमीट बनेंगे. अब फटाफट से गैमीट कौन से होंगे और फिर उनका पनेट स्क्वायर बना लेते हैं. तो सबसे पहले गैमीट बना रहे हैं. पहला गैमीट, दूसरा गैमीट, तीसरा और चौथा. इसके लिए 4 गैमीट हो गए. यहां पे बेटा जो हमें 2 गैमीट मिलेंगे वो होगा 1 2. करेक्ट. अब जरा हम बनाते हैं इसका पनेट स्क्वायर टू कैलकुलेट द आंसर. तो 8 जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस आएंगे हमारे पास बेटा, राइट. 1 2. यहां पे क्या क्या है? 1 2 3, एक और डब्बा है भाई 4. चलो भाई बॉक्स को भरो फटाफट से सारे बच्चे. ओके, तो हियर वी गो. अब देखो भाई तुम्हें क्या निकालना है कि टॉल एंड ग्रीन. टॉल एंड ग्रीन कितने आए? गिनो भाई. पहला वाला टॉल एंड ग्रीन, करेक्ट. दूसरा वाला टॉल एंड ग्रीन, करेक्ट. तीसरा वाला सॉरी टॉल एंड ग्रीन. टॉल एंड ग्रीन का मतलब होता है कि टी शुड बी इन डोमिनेंट स्टेट एंड वाई शुड बी इन रेसेसिव स्टेट. तो सॉरी पहला वाला टॉल एंड येलो है, दूसरा वाला बेटा टॉल एंड येलो है. ठीक है. तीसरा जो है ये हमारा हो जाएगा टॉल एंड ग्रीन. दिस इज आल्सो टॉल एंड ग्रीन, टॉल येलो, डुऑफ येलो, टॉल एंड ग्रीन, डुऑफ एंड ग्रीन. तो नहीं, तो 1 2 3 आंसर हो जाएगा. तो इसका आंसर हो जाएगा 3. और बी का क्या होगा बेटा? डुऑफ एंड ग्रीन ढूंढने हैं तुम्हें. तो पहला टॉल येलो ना, टॉल येलो नो टॉल नहीं, डुऑफ एंड ग्रीन तो बेटा बस एक ही बन रहा है, बाकी कहीं पर भी ये सिचुएशन नहीं है. सो 3 और 1 आंसर हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस पनेट स्क्वायर. चलो अगला सवाल. 2 heterozygous parents are crossed. If the 2 loci are linked, what would be the distribution of phenotypic features in F1 generation for a dihybrid cross? अब देखो यहाँ पे लिंकेज का सवाल आ गया है. क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि हमारे पास 2 हेटेरोजाइगस जीन है, ठीक है, मे बी एक्स और वाई हेटेरोजाइगस स्टेट में प्रेजेंट है, और दोनों आपस में अगर लिंक्ड है, तो व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ phenotypic features in the F1 generation for this dihybrid cross? अब अगर लिंकेज हो जाएगी तो क्या उसी रेशियो में ही आपको
F1 जनरेशन देखो भाई, करते हैं, आओ शुरू करो। तो मान लो मैंने दो जीन ले लिए व्हिच आर लिंक्ड ऑन सो एंड सो क्रोमोसोम आर A एंड B, दोनों हेटेरोजाइगस स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये दोनों ही जीन हेटेरोजाइगस स्टेट में है, इनके बीच में बेटा हमें क्रॉस कराना है और हमें और इन्फॉर्मेशन है कि ये आपस में लिंक्ड है। तो अब देखो, जब यहाँ पर बेटा बोला गया है हमें कि यहाँ पर दोनों ही जीन आपस में लिंक्ड है, करेक्ट, तो लिंकेज की वजह से पेरेंटल कॉम्बिनेशंस के गैमीट बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफ गैमीट्स की। तो यहाँ पर अगर हमारे पास हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो कहीं ना कहीं हमारे दोनों ही जो जीन्स हैं वो किस तरीके से प्रेजेंट है, करेक्ट, यस और नो। अब क्योंकि ये दोनों ही हमारे जीन हेटेरोजाइगस स्टेट में प्रेजेंट है और प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे चांसेस ज्यादा है कि पेरेंटल गैमीट्स ही ज्यादा बनेंगे एज कंपेयर टू रिकॉम्बिनेंट टाइप। तो पेरेंटल हो जाएगा AB एंड स्मॉल b। तो ये जो एक्सचेंज ओवर वाले जो गैमीट्स है बेटा, इनकी बनने की प्रोबेबिलिटी बेहद कम हो जाएगी और ये वाले गैमीट्स ज्यादा बनेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ऑफस्प्रिंग्स AABB will increase as compared to other zygotic combinations। क्योंकि यहाँ पर क्या एग्जिबिट कर रहा है, यहाँ पर बेटा एग्जिबिट हो रहा है आपका लिंकेज की वजह से चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर घट जाएगी, क्योंकि ये वाले गैमीट्स कम बनेंगे, ये वाले ज्यादा बनेंगे, तो ऑफस्प्रिंग्स विल बी ऑफ मोर दिस टाइप। करेक्ट, गॉट माय पॉइंट एवरीवन। चलो तो अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ब्रीफली मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉर्गन इन जेनेटिक्स। बेटा मॉर्गन इज नोन एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्होंने सटन बोवेरी की क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का भी प्रूफ दिया था और इन्होंने कॉइन द टर्म लिंकेज किया था। इन्होंने लिंकेज के बारे में बेटा बताया था, कॉइन द टर्म लिंकेज प्लस आल्सो गिव द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, जितना हमारे लिए बेटसन और मेंडल इंपॉर्टेंट है उतना ही ये बनना भी भाई जरूरी है। सो ही आल्सो गिव द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है भाई। तो ही इज वेरी इंपॉर्टेंट, ही इज जस्ट लाइक जेनेटिक्स, ही इज जस्ट लाइक मेंडल एंड बेटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस, सजेस्ट हाउ मच एनालिसिस, हाउ सच एन एनालिसिस कैन बी यूजफुल। तो बेटा पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है? पेडिग्री एनालिसिस का बेटा मतलब होता है कि आप अपनी फैमिली हिस्ट्री, फैमिली ट्री को पढ़ रहे हो इन ऑर्डर टू ट्रेस सम ऑफ द अदर मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब अगर तुम्हें पता होगा कि भाई तुम्हारी फैमिली ट्री में कलर ब्लाइंडनेस है और तुमको अगर सपोज कलर ब्लाइंडनेस, तो यू कैन ट्रेस ना द पाथवे फ्रॉम वेयर दैट डिजीज इज कमिंग। और अब तुम्हें पता होगा, सो you can consult a doctor, you can consult a geneticist and can make sure that your child is not suffering from the same disorder। तो पेडिग्री एनालिसिस का बेटा सिंपली मतलब होता है studying the family history, studying and tracing the family history in order to detect Mendelian disorders, in order to detect gene related means in short Mendelian disorders। अब अगर ऐसा होगा, so it is useful to the parents who are expecting their child, it's useful to identify that from where you have developed the disease। So basically it is useful for couples to analyze the probability of their child having the disorder, analyze the probability beta of their child developing the family disorder, or it can also help you to identify that from where have you got this kind of color blindness or hemophilia kind of diseases, correct? Next question. Now the next question says beta, just a second, sorry, yeah, how is sex determined in human beings? So if I talk about the sex determination policy in human being beta, then we follow XXXY human, we show male heterogamity, we show male heterogamity where females are producing same type of chromosome but males are producing two types of sex chromosome. So males are somewhat responsible for determining the type of the sex produced in the new offspring, correct? Next question, a child has blood group O, if the father has blood group A and mother has B, work out the genotypes of the parents and the possible genotype of their offspring। तो देखो बेटा, father का blood group क्या बताया A, mother का क्या बताया B, और उनके एक offspring का क्या बताया O। O आने का मतलब है कि ये दोनों ही पेरेंट अपने हेटेरोजाइगस स्टेट में मौजूद हैं। So that means father and mother, the blood group is this। अब जब इसका क्रॉस कराएंगे तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी बनती है, 1 2 3 and 4। तो 25% O बना सकते हैं, 25% B बना सकते हैं, 25% A ब्लड ग्रुप बना सकते हैं एंड 25% कैन हैव बोथ AB ब्लड ग्रुप, करेक्ट? यस और नो, गॉट माय पॉइंट एवरीवन। चलो तो अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो बेटा कोडोमिनेंस का क्या मतलब होता है, as you have seen in case of AB blood group where if a gene is present in heterozygous state but both the alleles are expressing, so if both the alleles equally express themselves in a heterozygous state, clear? जबकि incomplete dominance होता है कि दोनों ही जीन एक दूसरे को पूरी तरीके से, दोनों ही allele, so when in heterozygous, suppose there's a gene A, if it is present in heterozygous state then कोई भी पूरी तरीके से दूसरे पे dominant या recessive नहीं है। so when an allele in heterozygous state is not completely dominant over other, तो इसे बेटा हम incomplete dominance कहते हैं, करेक्ट? अगला सवाल है, what is point mutation, give an example। point mutation का सबसे अच्छा बेटा एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया।
क्या होता है पॉइंट म्यूटेशन? चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ अ जीन. इट्स बेसिकली पूरा एक जीन है, कई सारे न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है, अगर कोई एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाता है so that causes change in the nature of protein synthesis causing mutation. So change in a beta single nucleotide of a gene, so this is called as point mutation. अगला सवाल, who had proposed the chromosomal theory? तो बेटा प्रपोज तो किया था सटन एंड बोवेरी ने, पर अगर सवाल आता है however, इसका भी मैंने आपको बताया एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन मॉर्गन ने किया था. however experimental verification was given by Morgan. ठीक है, क्लियर. अगला सवाल, मेंशन एनी टू ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स विद देयर सिम्टम्स. तो अब बेटा आपको यहाँ पे ये आंसर नंबर 15 हो जाएगा. आंसर नंबर 16 में आपको बेटा ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स मेंशन करने हैं. तो ऑटोसोमल में एक तो मुझे सिकल सेल एनीमिया याद आ रहा है और दूसरा थैलेसेमिया. ये दोनों ही ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है. सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? द आरबीसी शेप चेंजेस टू सिकल शेप, जिसकी वजह से ये प्रॉपर्ली ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाती है और बंदा एनीमिक हो जाता है. थैलेसेमिया में बंदा एनीमिक हो जाता है, बट द सिकल सेल एनीमिया इट्स अ क्वालिटेटिव एनीमिया, जबकि थैलेसेमिया क्वांटिटेटिव एनीमिया है जहां पर आरबीसी का काउंट गिर जाएगा. तो द नंबर ऑफ आरबीसी फॉल्स, यहां पर आरबीसी का शेप चेंज हो रहा है जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन नहीं कैरी कर पा रहे हैं, पर थैलेसेमिया में नंबर ऑफ आरबीसी डिक्लाइंस. एज अ रिजल्ट जिसकी वजह से बेटा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी में कमी आती है एंड द ह्यूमन बीइंग बिकम्स एनीमिक. करेक्ट? यस और नो? सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल द सिंपल वेरी इजी क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर जेनेटिक्स 1. इफ यस, देन थैंक यू फॉर वाचिंग मी. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर.